3 दिसंबर के बाद से जिस शिद्दत के साथ हम पर फजाई हमले खुसूसन ढाका में हो रहे थे, उसके बाद किसी जवान के लिए एक पल को आंख झपकना भी नामुमकिन था। वो मुसलसल बेदार थे, उनके आसाब तड़क रहे थे, जिस्म टूट फूट चुके थे, लेकिन उनके इरादे कायम दायम थे। वो मशीन की तरह अपने कामों में जुटे रहे और आखिरी लम्हात तक उन्होंने अपनी सिपाहियाना आन बान में कोई कमी न आने दी। दुश्मन की पैरा ट्रूपर लैंडिंग की इत्तला मिलते ही हम लोग हरकत में आ गए। पहले मेजर साहब ने 2 जवानों को आगे रैकी करने के लिए भेजा, जिनकी ज़बानी इल्म हुआ कि दुश्मन के कम से कम 400 से 500 तक सिपाहियों ने दरमियानी असलहे के साथ पैरा ट्रूपर लैंडिंग की है और अब वो सफ बंदी करके उस इलाके में पहले ही से मौजूद फौज और मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर हम पर हमला आवर होने की फिक्र कर रहा है। साफ जाहिर है कि इतने कसीर तादाद फौजियों पर 30-40 कमांडोज हल्के फुल्के हथियारों के साथ हमला तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ हमें कुछ ज्यादा कुदरती आड़ मयस्सर नहीं थी, ना ही हमारी मदद के लिए कोई तोपखाना मौजूद था। इसलिए फौरन ताज़ा सूरत हाल की इत्तला ईस्टर्न हेडक्वार्टर को दी गई, जिसने हमें वहीं रुककर हमला रोकने का हुक्म दिया और अपने महदूद तरीन वसाइल में से 2 मार्टर गन्स और एक मीडियम गन रवाना करने की यकीन दहानी की। करीबन आध घंटे बाद ही हम लोग 3 तोपों और अपने रिवायती असलहे के साथ दुश्मन के बेताबी से मुंतजिर थे, जो मजीद आध घंटा गुजरने के बाद आखिर वहां पहुंच गया। वो 15 दिसंबर की सुपहर थी। जैसे ही अगली सफ में बढ़ते हुए व्हीकल्स हमारी जद पर आए, उन पर मौत बरसने लगी। दुश्मन फौरन पीछे हट गया और सफ बंदी करके हम पर हमला आवर हुआ। हमें ये एडवांटेज हासिल था कि हम मोर्चा बंद थे, जबकि दुश्मन एडवांस कर रहा था। उसके अगले 3-4 हमलों का भी यही हाल हुआ। करीबन घंटा भर ये आंख मचोली जारी रही। उसके बाद शाम ढलने लगी तो अचानक दुश्मन की जानिब से एक सफेद झंडा बरदार बाहर निकला। हमने दूरबीन से जायजा लिया। वो कोई बंगाली था। मेजर साहब ने उसे नजदीक आने दिया। ये मुक्ति बाहिनी का कोई गद्दार था जो दुश्मन का दल्लाल बनकर उस तरफ आ रहा था। उसने हमला आवर फौज के कर्नल का एक मकतूब हमारे मेजर साहब को पेश किया, जिसमें लिखा था, तुम्हारी ईस्टर्न कमांड हथियार डालने पर रजामंद हो गई है। तुम क्यों खामखा अपनी जानों से खेलते हो? हम भी तुम्हारी तरह फौजी हैं और तुम्हारा एहतराम करेंगे। खैरियत इसी में है कि हथियार डाल दो और मोर्चों से बाहर निकल आओ, वरना मैं एयरफोर्स के जरिए तुम सबको मरवा दूंगा। रात ढलने वाली है। सुबह तक अगर तुम लोगों ने मेरी बात पर अमल न किया तो नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कमांडर पर आयद होगी। जिन जवानों तक इस खत का मतन पहुंचा, वो तो उस दलाल को मारने पर तुले हुए थे, लेकिन फिर उसे दुश्मन का कासिद समझकर माफ कर दिया। मेजर साहब ने जवाब में सिर्फ एक गोली कागज में लपेटकर और जबानी ये पैगाम देकर उसे रुखसत किया, कर्नल, कल सुबह का सूरज तुम्हें हमारे फैसले से आगाह कर देगा। उस रात उस मोर्चे में बैठकर मेजर साहब, मैं और तोपखाने के कैप्टन साहब सलाह मशवरा करते रहे। ये कैप्टन भी किसी शेरनी का जना था। क्या मजाल जो उसने जरा भी कमजोरी दिखाई हो। वो शेर जवान तो उसी वक्त दुश्मन का मुंह तोड़ने का इरादा रखता था, लेकिन मेजर साहब कुछ और ही सोच रहे थे। इस दौरान उन तक ये मुसद्दिका इत्तला पहुंच चुकी थी कि हमारी ईस्टर्न कमांड दुश्मन के साथ किसी समझौते पर पहुंच गई है। जब उन्होंने इस बात का जिक्र ज़िम्नन तोपखाने के कैप्टन साहब से किया तो उन्होंने बड़ी अजीब सी नजरों से उनकी तरफ देख कर कहा, समझौता? सर, ये समझौता क्या चीज है? मुसलमान माफ करता है या बदला लेता है? समझौता नहीं करता। मेजर साहब ने उसकी पीठ थपक कर कहा, मेरे दोस्त, हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। उस रात दुश्मन ने 3 मरतबा हमारी पोजीशनों के दरमियान कोई खला पैदा करके ढाका में दाखिल होना चाहा, लेकिन हर दफा मुंह की खा कर वापस लौट गया। सुबह तक उसके होश ठिकाने आ चुके थे, मगर उसके वसाइल पहले से कम 10 गुना बढ़ चुके थे। अलग सुबह मेजर साहब ने मोर्चे ही में नमाज अदा की। हमारे साथ उस वक्त कैप्टन साहब मौजूद थे। हम सारी रात जागते रहे थे। मेरे जख्मों का हाल खुदा की जात जानती थी या फिर मैं, लेकिन एक मुझ ही पर क्या मौकूफ, यहाँ सब इस हालत को पहुंच चुके थे। अक्सर जवान जख्मी थे, लेकिन क्या मजाल जो वो अपने साथी को भी अपने जख्म का इल्म होने देते। हम तीनों ने रात रात में मंसूबाबंदी कर ली थी और सुबह नमाज के बाद उस पर अमल पैरा होने का इरादा था। दुआ से फरागत पाते ही कैप्टन साहब को हमने गर्मजोशी से अलविदा कहा। उस लम्हे जब वो हमसे जुदा हो रहे थे, कोई अनदेखी ताकत बार बार मुझे कह रही थी, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वाकई वो हमारी आखिरी मुलाकात थी।
اس کے بعد میں نے اس بختاور کو دوبارہ نہ دیکھا۔ اس کی شہادت کا قصہ ضرور سننے کو ملا۔ اس نے جس ادا سے جان دی تھی، بھارتی فوج نے بھی اس پر رشک کیا۔ ہم دونوں، میں اور میجر صاحب، ایک دوسرے کے نزدیک ہی موجود تھے۔ ہمارے حملے کے آغاز کا اندازہ شاید دشمن نے ہماری نقل و حرکت سے کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھی وقفے سے ہم پر ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے اپنی طاقت کی نمائش ضرور کر دیتا، لیکن جواب دینے میں ہم نے بھی کبھی بخل سے کام نہ لیا۔ جب میجر صاحب حملے سے پہلے کے احکامات جاری کر رہے تھے، عین اسی لمحے فضا کو چیرتی لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز ہم تک پہنچی: اپنی جانوں سے مت کھیلو، جنرل نیازی ہتھیار پھینک چکا ہے، مورچوں سے باہر نکل آؤ، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ہم مکتی باہنی سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ابھی یہ بیان جاری تھا کہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک مورچے میں موجود میرے ایک جوان نے اپنی گن سے اس سمت فائرنگ کر کے دشمن کی بات کا جواب دے دیا۔ ایسی گھٹیا باتیں سننا بھی ان کے شایان شان نہیں تھا۔ حملے کا آغاز توپ خانے سے ہوا۔ کیپٹن نے ان کی پوزیشنوں کا جائزہ کسی حد تک لے لیا تھا۔ میرا یہی خیال تھا، لیکن واقعات اس کے برعکس پیش آئے۔ اصل میں شہید ہم سے الگ ہو کر مختلف آڑ لیتا دشمن کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اور اب وہ دیدبان یعنی او پی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے عین نشانے پر نپی تلی فائرنگ کروا کے دشمن کو بوکھلا دیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور توپ خانے کا او پی ان کے قریب ہی کہیں موجود ہے۔ بعد میں دشمن کے لشکر کے عین درمیان جب کیپٹن صاحب ان کی نظر میں آ گئے تو انہوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے کر انہیں ہتھیار پھینکنے اور باہر نکل آنے کا حکم دیا۔ اصل میں دشمن کا واسطہ کیونکہ اس سے پہلے کچھ ہتھیار ڈالنے والوں سے پڑ چکا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ہتھیار ڈالنے والے اس طرح 2-3 ہلکی سی توپیں لے کر دشمن کے پیش قدمی کرتے بریگیڈ کے سامنے نہیں ٹھہرا کرتے۔ یہاں تو کچھ اور ہی طے پا چکا تھا۔ یہ اللہ کے سپاہی ہتھیار ڈالنے نہیں، شہادت مانگنے آئے تھے، اور جب انہیں اپنی منزل سامنے نظر آئی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ وارننگ کا جواب جب دشمن کو سٹین گن کے برسٹ کی صورت میں ملا جس سے اس کے 4 سور میں زمین چاٹنے لگے، تو انہوں نے تل ملا کر کیپٹن صاحب پر جہنم کا دہانہ کھول دیا، اور یوں ہمارا وہ بانکا سجیلا کیپٹن اپنی مراد کو پہنچا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت فوجوں کو آگے بھی بڑھایا جاتا ہے، پیچھے بھی ہٹایا جاتا ہے، لیکن ہماری فطرت کچھ ایسی بن چکی تھی کہ ہمارے لیے میدان جنگ سے ہٹ جانا یا دشمن کی بات مان لینا ناممکن تھا۔ دشمن کو جب یقین ہو گیا کہ اس کا مقابلہ دیوانوں سے ہے تو اس نے پوری شدت سے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے جیدار بڑھ چڑھ کر موت کی صدا پر لبیک لبیک کہہ رہے تھے، جب اچانک میرے پیچھے بیٹھے حوالدار نے ریڈیو سیٹ پر ایسٹرن ہیڈ کوارٹر سے کسی پیغام کی اطلاع دی۔ میجر صاحب نے سیٹ پر جھکتے ہوئے میرے ساتھ ہی ہتھیار ڈالنے کا پیغام سنا تھا۔ وہ تن کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں، ریڈیو آپریٹر کی آنکھیں بھی خون اگل رہی تھیں۔ میرے سر نے دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ بوائے، وہ خاموش میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ میں نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ نو سر۔ میجر صاحب نے پاؤں کی ٹھوکر ریڈیو کو ماری اور دشمن کی بالادستی کا نوحہ الاپتی صدا کو موت آ گئی۔ محاصرے سے نکل کر حملہ۔ میرے سر نے آرمی کی وہ اصطلاح استعمال کی جو غیرت مندوں کا آخری داؤ ہوتا ہے۔ چند منٹ بعد ہی ہمارے گردا گرد 15 جوان موجود تھے۔ وہ سب اپنے غازی مرد کی اطاعت میں جانیں نچھاور کرنے کے مجدے پر آمنا صدقنا کہہ رہے تھے۔ چارج! بدر کے مسافر کا نعرہ مستانہ بلند ہوا اور برکن ہیڈ ڈرل شروع ہو گئی۔ ہتھیار ڈال دو، تمہاری ایسٹرن کمانڈ کا سمجھوتا۔ دشمن کے سپیکر کی آواز وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ بائیں مورچے سے نائک رنگ علی للکارا، نعرہ تکبیر۔ اس نے اپنی گن کو بوسہ دیا اور باہر کودا۔ رنگ علی میری بٹالین کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ آج تک کوئی مائی کا لال اسے نہ پچھاڑ سکا۔ اور وہ کیسے اکھاڑا ہارتا؟ وہ جس طرح نعرہ مار کر اکھاڑے میں اترا تھا، میدان جنگ میں بھی اس کے جھپٹنے کی شان برقرار رہی۔ رنگ علی نے شاید ان سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا جو گولہ باری کی آڑ میں اس کے مورچے کی سمت رینگتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ زمین کی چھاتی ٹھونکتا ان کی طرف جھپٹتا پہلے اس کے دائیں ہاتھ میں حرکت ہوئی اور ہینڈ گرینیڈ ایڈوانس کرتے دشمن کے عین درمیان پھٹا۔ بزدلوں کی چیخیں رنگ علی کی سٹین گن کی آواز میں دب کر رہ گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اچانک وہ جھکا جھکا تن کر کھڑا ہو گیا۔ شاید سامنے سے پورا برسٹ اس کے سینے میں لگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کھل گئے۔ دائیں ہاتھ میں پکڑی گن پر اس کی گرفت نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ لمحے جو انسانی ادراک کے احاطے سے باہر ہوتے ہیں، امر لمحے۔ رنگ علی چھتناور درخت کی طرح کھڑا رہا۔ پھر وہ آگے کو جھکنے کی بجائے پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس نے مرتے مرتے بھی دشمن کی اطاعت قبول نہ کی۔ ہمارے پہلو میں حوالدار حکمداد تھا۔ حکمداد ٹائیگر تھا، ٹائیگر۔
उसने 65 की जंग में अपनी सर्विस का आगाज कमांडोज बटालियन से किया और पहली ही जंग में उसके सीनों पर तमगों की कतार सज गई। वो अपनी कंपनी में कमांडो की निस्बत से चीता कहलाता था। पैराट्रूपर लैंडिंग करते हुए उसने ऐसे ऐसे कमालात दिखाए थे कि इंसानी अकल दंग रह जाती। टाइगर अपनी कछार से निकलकर एडवांस करते भारतीय फौजियों पर लपका। चश्मे फलक ने ये नजारा कब देखा होगा। उसकी लपक झपट पर फरिश्तों ने मरहबा पुकारा। ये जंग नहीं थी, इस तरह जंगें नहीं लड़ी जाती। ये तो बढ़कर मौत को अपनाने की अदाएं थी। ये बदरो हुनैन के जांबाज, ये सफ शिकन जियाले, ये कोह शिगाफ इरादों वाले पुरस्कार बंदे दुश्मन से लड़ नहीं रहे थे। वो तो उसे बताने चले थे कि उन्हें बहादुरों की तरह गैरतमंदों की तरह मरना आता है। वो यहाँ हथियार फेंकने नहीं आए थे। सिपाही का हथियार उसकी इज्जत है। वो अपनी इज्जत दुश्मन के कदमों में नहीं डाला करता, ना जीते जी कोई उसकी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। हुक्मदाद चिंघाड़ता हुआ झपटा और पहले ही रेले में दर्जनों को निगल गया। उसे भी बमुश्किल 1-1.5 मिनट की मोहलत मिली थी, लेकिन दिल के सारे अरमान निकाल कर वो भी मुरादवंद ठहरा। एक एक करके हमारे प्यादे अपनी जानें निछावर कर रहे थे। मौत के हुस्न को मजीद रानाई अता करने के लिए अचानक मेजर साहब मेरी तरफ मुड़े। कम ऑन, चार्ज, अल्लाहु अकबर। शेर अपनी कछारों से बाहर की तरफ लपके। मैंने मेजर साहब के दाएं बाजू को संभाला था और मेरे इशारे पर मेरे नायब सूबेदार ने बायां बाजू। हमारा सर हमसे पहले मौत की राह पर क्यों गामजन हो। मैं चाहता था कि उन्हें खुद से पहले हरगिज न मरने दूं। मेरे बच्चे कुछ सारे ही जवानों ने अपने सर को घेरे में ले रखा था। वो बज़ाहिर अपने जिस्मों की दीवारें बनाए अपने दुल्हा को जिलों में लिए आगे बढ़ रहे थे। फजाओं ने, आसमानों ने और हमारे सामने खड़े दुश्मन ने हैरत से ये नजारा देखा। उनकी दानिश्त में ये सिवाय खुदकुशी के और कुछ नहीं था। अपनी तरबियत के मुताबिक उनकी सोच बिल्कुल बजा थी। हम मिलकर संभल कर मौत को सीने से लगाने के लिए बाहें फैलाए उसे खुशामदीद कह रहे थे। शेरो, आज सारे अरमान निकाल लो। मेरे पीछे से दफादार आलम मियाँ पुकारे। आलम मियाँ यूपी के महाजिर थे। उनका करीबन सारा कुंबा ही बलवाइयों ने मार डाला था। वो खुद बमुश्किल 10-12 साल के थे जब पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने खुद से अहद किया था कि कातिलों से जरूर इंतकाम लेंगे। यही अज़्म लेकर वो कमांडो बने थे। रस्म शब्बीरी अदा होने लगी। गाजियों के नारों से फजा का कलेजा छलनी हो गया। आसमानों से उन पर अनवार की बारिश मुसलसल हो रही थी। वो बढ़ बढ़कर मौत को गले लगा रहे थे। मुकद्दस फरिश्ते उन्हें अपने परों पर उड़ाए जन्नत की तरफ ले जा रहे थे। हूरें दीदा दिल वाक़िए उनकी मुंतजिर थी। जमीन से जन्नत तक उनके लिए कालीन बिछे थे। वो अर्जुमंदियों का झूला झूलते वहां तक पहुंच रहे थे। मैं भी दीवाना वार लाइट मशीन गन से दुश्मन पर आग उगल रहा था, लेकिन मेरी नजरें बार बार मेजर साहब का जायजा लेने लगती, जो चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। सूबेदार साहब उनसे चिमटे हुए फायरिंग कर रहे थे जब एक गोली ने उन्हें मिशन मुकम्मल होने का मुजदा सुना दिया। मेजर साहब ने उनकी गन संभाल ली। मैं अपनी गन समेत जस्त लगाकर उन तक पहुंच गया। अभी बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे जब एक रॉकेट हमारे नजदीक फटा। किसी नादीदा ताकत ने मुझे पहले फजा में उछाला और फिर जमीन पर पटक दिया। उसके साथ ही मेरा दायां पहलू चटकने लगा। मेरी टांग में अजियतनाक टीसें उठने लगी। अपनी जगह से हरकत करना नामुमकिन दिखाई देता था। मेरे नजदीक मेजर साहब जमीन पर बेसुध लेटे थे। किसी न किसी तरह मैं घसीटता हुआ उनके नजदीक पहुंचा। वो नीम बेहोश थे। सर, सर, मैंने उन्हें झंझोड़ा। अपनी बोतल खोलकर उनके मुंह से लगाई और उनका सर अपने जानू पर रख लिया। उनके सुर्खो सफेद चेहरे पर ताजा खून का दरिया लहरें मार रहा था। उनकी सारी वर्दी खून में लथपथ थी। मैंने किसी न किसी तरह उनका हेलमेट उतार दिया। सर आहिस्ता आहिस्ता कुरानी आयात तिलावत कर रहे थे। उन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और मेरी जान ले गए। उनका खूबसूरत चेहरा एक तरफ को झुक गया। मेरा रहबर मर गया तो मुझे अपने यतीम होने, अकेले रह जाने का इदराक हुआ और मैं सिसक पड़ा। मेरी सारी मेहनतें रायगां गईं। मेरे साहब मुझसे छिन गए और मैं जिंदा रह गया। मेरे इर्द गिर्द गोलियां चल रही थीं, गोले फट रहे थे, लेकिन मेरा जिस्म जुम्बिश के काबिल नहीं रह गया था। मैं सारे माहौल से, अपने गिरदोपेश से यकसर बेखबर फटी फटी आंखों से अपने सरदार को देखता रहा। मैं अभी तक खुद को ये समझाने में नाकाम रहा था कि मेरे सर मर चुके हैं और मैं जिंदा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सारा हंगामा फुरो होने लगा और बमुश्किल 5 मिनट बाद हर तरफ सन्नाटा तारी हो गया।
अब कोई मुदाफियत ही बाकी नहीं बची थी। हमारे सारे जवान या तो एक एक करके शहीद हो चुके थे या इतने शदीद जख्मी थे कि फायरिंग के काबिल ही न रह गए थे। मुझे होश तब आया जब मेरे गिरदा गिर्द भारतीय सिपाही अकीदतमंदों की तरह घेरा डाले खड़े थे। उनकी आमद पर मैंने सर उठाया तो चंद कदमों के फासले से एक लंबे तड़ंगे कर्नल को उस तरफ आते देखा। कर्नल को आते देखकर उसके साथी उसके एहतराम में एक तरफ हट गए। कर्नल मेरे नजदीक आकर रुक गया। उसने गालिबन सूरत हाल का अंदाजा कर लिया था। मेरे 5-6 साथी भी तकलीफ की शिद्दत से होंठ काट रहे थे। उनका बस नहीं चलता था कि अब कुछ और भी कर गुजरें। कर्नल ने मुझसे दरियाफ्त किया, ये तुम्हारा कमांडर था? मेरी बजाय इस बात का जवाब मेरे उस साथी ने दिया जो किसी न किसी तरह घसीटता हुआ मेरे नजदीक आ गया था। यस सर। उसने ऊंची आवाज से अपनी खुशबख्ती पर साथ किया। कर्नल ने अपनी टोपी उतार ली। उसकी देखा देखी बाकी भारतीय फौजियों ने भी यही अमल दोहराया। भारतीय फौजी हमारे हादी को नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। उसने मुझे मुखातिब किया, जेंटलमैन, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम्हारा ये जर्री अफसर न मरता। मैं इसे खुद शाबाश देना चाहता था। ये किसी शेरनी का जना है। तुम लोग इसे दफन कर सकते हो, अपनी रसूमात भी अदा कर लो। उसने मेरे जख्मी साथियों समेत हमें मुखातिब किया। मेरी टांग ने हिलने से बिल्कुल माजूरी जाहिर कर दी। जख्मी साथियों ने वहीं एक तरफ गड्ढा खोद कर कब्र तैयार की और मिट्टी की अमानत मिट्टी को लौटा दी। भारतीय कर्नल ने उनके जसद खाकी को कब्र में उतरने के बाद सैल्यूट किया। मुझे स्ट्रेचर पर डाल दिया गया और बाकी साथी जो अभी चलने के काबिल थे गिरफ्तार कर लिए गए थे। हमने जल्द ही इस तल्ख हकीकत का एहसास कर लिया था कि अब हम जंग हार चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इस बात से बहरहाल मुतमईन थे कि हमने हथियार नहीं डाले। दुश्मन के एक फील्ड अस्पताल ही में हमें ये खबर एक रोज मिल गई कि पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। मैंने चश्मे तसव्वुर से अपने जर्नैलों को कतार दर कतार फातेह के हुजूर खड़े देखा। उनकी अजमतों और मेहनतों के एजाजात उनके कंधों से नोचे खसूटे जा रहे थे। मेरे इर्द गिर्द मौजूद मेरे जख्मी साथियों के चेहरे धुलकर सफेद हो रहे थे। हमारे दिल साकित और नब्जें खामोश थीं। हमारे लहू का खमीर बदलने लगा। अपनी रगों में खून की बजाय हमें जिल्लत और रुसवाई की चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थी। ये जिल्लत का एहसास हमें नामर्द कर रहा था। हम सब जिंदा दरगोर अपनी अपनी कब्रें खोद रहे थे। तबाही, मौत, बर्बादी और जिल्लत से पहले हर इंसान मौजों की उम्मीद करता है। उस लम्हे हमें भी यही उम्मीद थी कि दुश्मन की फातिहाना नजरों का सामना करने से पहले रहम दिल मौत का फरिश्ता हमें इस अजियत से निजात दिला देगा। सर, मेरे साथ वाले पलंग से सिसकारी सुनाई दी। मैंने बमुश्किल उस तरफ गर्दन घुमाई। सर, ढाका लेनिनग्राड क्यों न बन गया? मेरा एक साथी रो पड़ा। मैं खामोश रहा। मैं उसे कैसे बताता कि लेनिनग्राड शहरों को अवाम बनाया करते हैं और यहाँ के तो ईंट पत्थर हमारे दुश्मन थे। जर्रा जर्रा हमारे खून का प्यासा था। अगर पाकिस्तानी फौज ढाका की गलियों में फैल जाती तो वो मुक्ति बाहनी के लिए सबसे अच्छा शिकार बनती। बहरहाल ये सोचना मौरिख का काम है। सियासी झमेलों में उलझने के बाद अस्करी रिवायात वाली अक़वाम हमेशा सानेहात का शिकार होती हैं। खुदा का शुक्र है कि हम इन अजियतनाक लम्हों को अपनी आंखों से देखने से मामून रहे जो जर्री मर्दों को नामर्द बना देते हैं। मैंने फील्ड अस्पतालों से भारतीय अफवाज के बड़े आर्मी अस्पतालों तक का सफर आलम मदहोशी में ही तय किया। जिल्लत और रुसवाई की कतार अंदर कतार लहरें उठती और हमें अपने साथ साथ बहाए लिए जाती। मेरी टांग काट कर दुश्मन ने मुझे मरने से बचा लिया। कनपट्टी के नीचे वाले जख्म ने फैलकर मेरी गर्दन तक का अहाता कर लिया। शायद कुदरत ने मुझे कुछ इनाम देने के लिए मुंतखब किया था कि मुझे कभी खारदार तारों के पीछे न धकेला गया। अस्पताल ही से मुझे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। मेरा जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा था, वरना शायद टांग न काटनी पड़ती। जब अहिंसा के पुजारियों ने अपनी अमन पसंदी और आलमी उसूलों के एहतराम का ढोल पीट पीट कर आसमान सर पर उठा लिया और आलमी रेड क्रॉस के जरिए हमारे अकरबा के पैगामात और तहाइफ हम तक पहुंचने लगे, तो मेरे पहले खत के जवाब में वालिद साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया और साथ ही ये इत्तला भी दे दी कि रज्जो की शादी हो गई है। चूंकि रज्जो मेरी बचपन की साथी थी और मुमकिन है आंसा से शादी के बाद मैं उसके मुताल्लिक कुछ खलिश महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे वालिदैन और दूसरे प्यारे ये नहीं चाहते थे कि उनका फौजी किसी ज़हनी अजियत का शिकार रहकर कैद काटे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद देते हुए लिखा था कि रज्जो की शादी करीबी गांव में हो गई है। मैं तो पत्थर बन ही चुका था। खामोश रहा कि मौसमी तगय्युर व तबद्दुल पत्थरों पर असरअंदाज नहीं हुआ करते। फिर एक रोज चाणक्य के चेले चांटों ने दुनिया भर के प्रेस का हुजूम इकट्ठा किया। उनके सामने अपनी अमन पसंदी की रट दोहराई और कैमरे की फ्लैश लाइटों के साथ मुझे
स्ट्रेचर पर लाद कर सरहद पार करवा दी। सरहद के पार मेरे बूढ़े वालिदैन अपने हारे हुए सिपाही के खैर मकदम को मौजूद थे। मुझे आर्मी अस्पताल पहुंचा दिया गया और एक रोज जब मैं अपनी बैसाखियों के सहारे गांव के स्टेशन पर उतरा तो मेरा बाप अपने मफलूज बाजू के साथ मेरा मुंतजिर था। उसी स्टेशन पर उसी तरह एक रोज गांव के लोगों ने मेरे अफसर बनकर लौटने पर मेरा इस्तकबाल किया था और मेरे बाप को मुबारकबाद दी थी। आज भी वही हुजूम था, लेकिन ये लोग अपने हारे हुए सिपाही को जी आया नू कहने आए थे। मैं बैसाखियों के सहारे चलता अपनी माँ तक पहुंचा तो जैसे सारी महरूमियां हलक में अटक गईं। फिर ये गुबार छटा और मैं माँ के सीने से लगकर सिसकियां लेने लगा। बेटे, मेरी माँ की शफकत उसके लफ्जों में सिमट गई। नदामत के आंसू शिकस्त का मदावा नहीं बन सकते। कमांडो बनो मेरे लाल, हौसला करो और खुदा का शुक्र गुजारो कि तुम्हें दुश्मन की पहचान का शऊर तो आ गया। गांव का एक एक फर्द मुझसे बगलगीर हो रहा था। वो सब आंसू बहा रहे थे, हम सब रो रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान रो रहा था, गरनाता रो रहा था, यरूशलेम रो रहा था। जब मैं बैसाखियों के सहारे अपने गांव की पगडंडियों पर घिसट रहा था तो फसलों की हरियाली के पस मंजर से रंग अली जमीन की छाती ठोंकता बेदार हुआ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे सर की ललकार गूंजी, चार्ज चार्ज। मेरे गाजी कतार अंदर कतार शहादत को लपक रहे थे। पुरवकार मौत की समत पाकिस्तानी कमांडोज का सफर जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।